आज ज़मीन पर इजिप्शियन पिरामिड्स एक पुरअसरार स्ट्रक्चर में से एक है, लेकिन ये कोई नहीं जानता इसे कब, कैसे और किसने बनाया। और सबसे बड़ा सवाल, इसे क्यों बनाया गया। अब आप ही सोचो, एक 6 मिलियन टन के पिरामिड को बनाने में 2.3 मिलियन पत्थरों को लेज़र की बारीकी से काटा गया और जोड़ा गया। आप मानोगे नहीं, इसे बनाने में इस्तेमाल किए गए ज़्यादातर पत्थर 80 टन के थे, जिन्हें करीब 800 किलोमीटर दूर से लाया गया था। और जब ये नए बनकर रेडी हुए थे, तब सूरज की किरणें इनसे ऐसे रिफ्लेक्ट होती थी जैसे कोई बड़ा सा गहना चमक रहा हो। आज हज़ारों साल बाद भी ये जस का तस खड़ा है, जो अपने आप में ही एक अमेजिंग और पुरअसरार बन जाता है। अब आप ही सोचो, मॉडर्न डे टेक्नोलॉजी के साथ बना आईफल टावर भी सिर्फ 20 साल तक ही ठीक से खड़ा रह सकता है, अगर उसे सही से मेंटेन ना किया जाए। अब ये सुनकर आज इतने सालों बाद एक सवाल जो खटकता है, वो ये कि आखिर इसे बनाया किसने। क्या आपको लगता है इंसानों ने इतने बड़े पैमाने पर इसे अपने दम पर बनाया होगा, या फिर इसके लिए उसने किसी की मदद ली होगी। और सबसे बड़ा सवाल ये कि इसे बनाना इतना इम्पोर्टेंट आखिर था ही क्यों। क्या इसके पीछे कोई खास मकसद था। आज की इस वीडियो में आप और हम एक ऐसे सफ़र पर चलेंगे जहां हम ये आपको बताएंगे कि इन पिरामिड्स में ऐसा कौन सा राज छुपा है जिसने ग्रेट निकोला टेस्ला को भी चौंका दिया था। और साथ ही जानेंगे कि कैसे ये पूरी दुनिया के लिए फ्री एनर्जी बनाने के लिए इसे रेप्लिकेट करने के नज़दीक थे। इन्फोवाइस की एक नई वीडियो में खुशामदीद। अगर आपने अभी तक इन्फोवाइस को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, ताकि आपको और भी ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस देखने को मिलती रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं और आपको सुनाते हैं टेस्ला की कहानी। पिरामिड बनाने के हज़ारों साल बाद एक ऐसा तारा जो अकेला भी था और जिसकी अहमियत भी कुछ खास नहीं थी, उस तारे के गोल्डीलॉक्स जोन में मौजूद ज़मीन निकोला टेस्ला का स्वागत करती है। और जैसा कि हम जानते हैं, टेस्ला आगे जाकर ज़मीन पर रहने वाले सबसे इंटेलिजेंट लोगों में से एक बन जाएंगे, क्योंकि इस बच्चे की पकड़ एक दो नहीं बल्कि 8 ज़बानों पर मजबूत हो गई, जो अपने दिमाग से मुश्किल गिनती करने में माहिर होगा। और तो और साइबेरियन एपिक पोइम्स भी जिसे मुँह ज़बानी याद होगी। इतना ही नहीं, ये तो हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम, नियॉन लाइटिंग, रेडियो कंट्रोल, इलेक्ट्रिकल मोटर जैसी इजादात करने और क्रायोजेनिक इंजीनियरिंग के साथ बहुत से तजर्बों में आगे होगा, जिसका पता लोगों को काफ़ी सालों बाद लगा। अभी से चौंक गए आप, आगे और भी कमाल अभी बाकी है। ये वही शख्स है जिसने ज़मीन की गूंजने वाली फ्रीक्वेंसी को भी खोजा था। ऐसा कुछ जो सही है या नहीं, ये 50 साल बाद तक कंफर्म नहीं हो पाया था। वैसे देखा जाए तो इंसानी ज़िंदगी में टेस्ला का बहुत ज़्यादा तरक्की में हाथ है। आप जानते हैं, आज जो टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल कर रहे हैं उसमें से 80% टेस्ला की ही देन है। टेस्ला को यकीन था कि गिज़ा के पिरामिड्स बड़े मकसद के लिए बने थे, जिसकी जांच वो अपनी ज़िंदगी भर करते रहे। इसी बीच उनके दिमाग में एक और बात भी आई कि कहीं ये एनर्जी के बड़े ट्रांसमिट तो नहीं। ये एक ऐसी सोच थी जो वायरलेस तरीके से ऊर्जा भेजने की उनकी जान से मिलती जुलती थी। उन्होंने ये महसूस किया कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी के साथ आयनोस्फीयर चमक रहा था, जिसे टैग किया जा सकता है। टेस्ला ने अल्टरनेटिव पावर को बनाने के लिए ज़मीन को एक बड़े इलेक्ट्रिकल जनरेटर के रूप में देखा, जो 2 मैग्नेटिक पोल्स के आसपास घूमती है। इसके साथ 1905 में टेस्ला ने अमेरिका में द आर्ट ऑफ ट्रांसमिटिंग इलेक्ट्रिकल एनर्जी थ्रू द नेचुरल मीडियम इस टाइटल पर एक पेटेंट फाइल किया, जिसमें दुनिया भर के जनरेटर की एक सीरीज़ के लिए डिज़ाइन की आउटलाइन तैयार की गई थी, जो एनर्जी कलेक्शन के लिए आयनोस्फीयर को टैग करने वाली थी। उनके ट्राई-एंगल शेप डिज़ाइन को टेस्ला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पिरामिड के नाम से जाना जाता है। लेकिन पता है क्या, यहाँ एक अजीब बात हुई। उनकी पुरअसरार मौत के बाद
उनकी खोज और डिवाइस सब गायब हो गए। हैरान हो गए ना आप भी? तो क्या सच में निकोला टेस्ला ने अल्टरनेटिव पावर पैदा करने का तरीका खोज लिया था? क्या वाकई ही इस महान पिरामिड्स का राज वो जान चुके थे? क्या है सच्चाई, ये हम आपको बताने जा रहे हैं, लेकिन फिलहाल कहानी को आगे बढ़ाते हैं। जब टेस्ला को अपना वायरलेस स्टेशन बनाने के लिए JP मॉर्गन से $1,50,000 मिले, तो उन्होंने ये जता दिया था कि कंपनी में उनका इंटरेस्ट 51% है। साथ ही वक्त के साथ साथ फ्यूचर में प्रोजेक्ट से डेवलप होने वाले पेटेंट में उनकी 51% हिस्सेदारी रहेगी। वैसे मॉर्गन की तरफ से किसी ऐसी चीज़ में इन्वेस्ट करना जो सीधे तौर पर इकोनॉमी पर असर डाले और जो उनके बाकी प्रोडक्ट के लिए भी नुकसानदेह हो, ये हैरानगी की बात थी। टेस्ला का सिस्टम पूरी दुनिया को गहरे रिसेशन में डाल सकता था या शायद गहरे तनाव में डाल सकता था। जैसा कि हम सब जानते हैं, ज़्यादातर डेवलपमेंट्स पावर ग्रिड की इजादात और बिजली के आउटपुट्स पर डिपेंड करती थी। ये दोनों ही बड़े पैमाने पर रेवेन्यू और नौकरियों के मौके देने वाले थे। ऐसे में वायरलेस अगर आता तो ये पावर प्लांट के साथ साथ इन सब को ख़त्म कर देता। इतना ही नहीं, इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम बनाने वाली, वायर्स और बाकी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट बनाने वाली तमाम फैक्ट्रियां ख़त्म हो जाती। ऐसे में आप समझ ही सकती हैं कि टेस्ला के इनोवेटिव इलेक्ट्रिकल सिस्टम को किसी भी कीमत पर रोकना सबसे ज़्यादा ज़रूरी बन गया था, क्योंकि टेस्ला पर यकीन नहीं किया जा सकता था, क्योंकि टेस्ला कुछ ऐसा इजाद करने वाले थे जो कि दूसरे बिजनेसमैनों के गले की हड्डी बन चुका था, क्योंकि टेस्ला औरों से बहुत ज़्यादा अलग थे। अब आप सोच रहे होंगे JP मॉर्गन और टेस्ला तो दोस्त थे, तो वो अपने दोस्त के साथ भला ऐसा क्यों करेंगे? तो इसका जवाब है कि मॉर्गन, एडिसन, मार्कोनी और इनकी तरह कई और लोग किसी बड़ी ताकत के हाथों की कठपुतली बने हुए थे। खैर, इस पर हम फिर कभी बात करेंगे। अभी दोबारा लौटते हैं निकोला टेस्ला और पिरामिड्स पर। तो सुनिए, ऐसा माना जाता है कि गिज़ा का पिरामिड 4500 साल पहले राज करने वाले चौथे राजवंश मिस्र के फ़िरौन खुफू के लिए बनाया गया था, एक मकबरा है। अगर ऐसा है तो भाई इसमें मिस्र के दूसरे मकबरों की खासियत क्यों नहीं है? इसमें ना तो दूसरे मकबरों की तरह पेंटिंग्स, तस्वीरें बनाई गई हैं, ना ही कुछ लिखावट की हुई है। और सबसे बड़ी बात, आज तक वहां से कोई खास मम्मी भी नहीं मिले। दोस्तों, आप जानते ही हैं कि पिरामिड के साइज इतने तरीके से अलाइन हैं जिनकी बराबरी सिर्फ मॉडर्न ह्यूमन और इंजीनियरिंग ही कर सकते हैं। ज़्यादातर ग्रेट पिरामिड के भाग न्यूमेलाइट लैंडस्टोन से बने हैं, लाल भूरे रंग के ऐसे ब्लॉक्स जिसे आज हम देखते हैं। ये चट्टानें साइट के पास बहुत ज़्यादा मकदार में हैं। पिरामिड को बनाने वालों ने कुछ अजीब मटेरियल्स का इस्तेमाल किया जिन्हें करीब 800 किलोमीटर दूर से लाया जाना था। पिरामिड के बाहरी हिस्से को एक बार चमकीले सफ़ेद चूना पत्थर से ढका और फिर पॉलिश किया गया था और एक साथ इतने मजबूती से फिट किया गया जिसे एक बड़े गहने की तरह लग रहा था। सोच में पड़ गई ना आप भी, कैसे ये हज़ारों 10 टन पत्थर के ब्लॉक्स को लाए जाने में कामयाब रहे हैं। दोस्तों, पिरामिड में एक पिंक कलर का ग्रेनाइट इस्तेमाल किया गया है जिसमें क्वाड और सिलिकॉन डाइऑक्साइड की ज़्यादा मकदार मौजूद होती है। ऐसे में इसे भी बहुत दूर से लाया गया था। क्या आप जानते हैं क्वार्ट्ज को निचोड़ कर आप उसके ज़रिए बिजली पैदा कर सकते हैं? और पता है क्या, पिरामिड के अंदर की दीवारें और चैम्बर्स क्वार्ट्ज से ही बने हैं। दबाव के सही मकदार के साथ ग्रेट पिरामिड ज़बरदस्त मकदार में बिजली पैदा कर सकते हैं। नेटफ्लिक्स की 2000 की डॉक्यूमेंट्री द पिरामिड कोड में आर्कियोलॉजिस्ट और थ्योरिस्ट का दावा है कि प्राचीन मिस्रवासी ज़्यादातर हेल्दी एनर्जी हासिल करने के लिए ग्रेट पिरामिड में आए थे। ग्रेट पिरामिड के टॉप पर मुश्किल चढ़ाई करने वालों की एनर्जी में मामूली लेकिन ज़्यादा ध्यान देने वाले बदलाव देखे गए, जिसकी वजह से जिस्म के हिस्सों में चुभने वाली चीज़ों के साथ साथ इलेक्ट्रिकल के शॉक्स भी शामिल हैं। वैसे अभी तो इसके टॉप पर चढ़ाई करना इलीगल है, लेकिन 1800 में ब्रिटिश
एक इन्वेंटर सर विलियम सीमंस इसकी चोटी पर चढ़े थे। शिखर पर पहुंचने पर उनके एक गाइड ने उनसे कहा कि जब उन्होंने अपनी उंगलियों को फैलाकर हाथ उठाया तो उन्हें एक तेज आवाज़ सुनाई दी। सीमंस ने फिर अपने अंगूठे के पास की उंगली उठाई और सिरे से निकलने वाली चुभने वाली चीज़ों को महसूस किया, जो फिर हाथ में फैल गई। कुछ देर बाद जब इन्वेंटर जश्न मनाने के लिए शराब पीने गए तो शराब की बोतल को होठों से छूते ही उनको बिजली का झटका महसूस हुआ। डॉक्यूमेंट्री देखने से पता चलता है ये एनर्जी पिरामिड्स में से थी, जो ज़मीन के बड़े हिस्से में एनर्जी का सोर्स या फिर फ्रीक्वेंसी को बदलने के लिए बनाए गए थे। इससे एक बात समझ आती है कि पावर प्लांट के रूप में काम करने के लिए गिज़ा के महान पिरामिड की 1% ऊर्जा का इस्तेमाल था। यही वजह है कि ग्रेट पिरामिड को बनाने वाले गिज़ा के पहाड़ी मैदानों पर पानी का फ़ायदा उठाया था। पहाड़ी मैदान जहां पिरामिड्स बने हैं वहां पूरी तरह अंडरग्राउंड वाटर चैनल्स मौजूद हैं। इसका मतलब ये हुआ कि पानी का हाई वॉल्यूम फ्लो जो अंडर गोटर गुफाओं से होता हुआ गुजरता है उसमें इलेक्ट्रिकल करंट पैदा करने की काबिलियत है, जो फिजियो इलेक्ट्रिसिटी के नाम से जाना जाता है। फिजियो इलेक्ट्रिसिटी को कुछ डिवाइसेस के इस्तेमाल की वजह से नेचुरल फिजिक्स मूवमेंट से मिलने वाली बिजली के रूप में समझाया जा सकता है। इतना ही नहीं, पिरामिड का स्ट्रक्चर भी खुद कुछ लोगों को ये यकीन दिलाता है कि पावर प्लांट्स मुमकिन था और अब भी है। लेकिन अभी भी कुछ सवालों का जवाब नहीं मिला, जैसा कि इस प्रोसेस को कैसे हासिल किया गया होगा। चलिए वापस चलते हैं टेस्ला पर। उनका जो वाटर फिलिप टावर था वो भी चट्टान और मिट्टी की वो परत जिसमें पानी रुक सकता है उसके ऊपर ही बनाया गया था, जिसमें तांबे और लोहे की जड़ें पानी में फैली हुई थीं। और जो टावर में बिजली भेजी जाएगी वो दुनिया भर में इन्वायरमेंट के ज़रिए ट्रांसफ़र की जाएगी। पिरामिड भी एक पानी के ऊपर बनाया गया है और हाल ही में वहाँ तांबे के पाइप और लोहे की जड़ें ढूंढी गई हैं। यानी अगर कैपस्टोन सोने का बना होता तो पिरामिड के अंदर इलेक्ट्रिकल पावर ऊपर की तरफ जाती और इन्वायरमेंट में फैल जाती। टेस्ला की वायरलेस पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ने प्योर पिरामिड की तरह ज़मीन की गूंज का इस्तेमाल किया और ठीक उसी तरह टेस्ला के टावर से बनने वाली पावर अल्टरनेटिव और सेव होती, जो ज़मीन पर रहने वालों के लिए बिल्कुल मुफ्त होती। लेकिन अफसोस टेस्ला का टावर बर्बाद हो गया। लेकिन ये कोई नहीं जानता कि ये किसने किया। लेकिन आप जान ही गए होंगे कि ऐसा करने वालों का मकसद सही नहीं था। ज़रा सोचिए, टेस्ला ने अगर इसे कामयाबी के साथ लागू कर दिया होता तो आज दुनिया कैसी दिखती है। हो सकता है चांद पर उतरने का ख्वाब शायद सालों पहले ही पूरा हो चुका होता, और हो सकता है कि वर्ल्ड वॉर्स भी ना हुई होती और इंसान जहां आज है उससे कई ज़्यादा आगे होता। दोस्तों, आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। उम्मीद करता हूँ आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करेंगे। मैं मिलता हूँ आपको एक ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक खुदा हाफिज़।